गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 3 देखो हिंदी में शब्द रचना। शब्द रचना किसे कहते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद कहलाते हैं। अब देखो कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, 4 आधारों पर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्पत्ति या स्रोत, रचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर। अब देखो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं कि संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं वो ऐसे की ऐसे ही लिखे जाते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्म है, ग्रह है, ग्रह मीन्स होता है घर, तो ग्रह भी संस्कृत में लिखते हैं हम और हिंदी में भी लिख देते हैं ग्रह। क्रिया, रात्रि, क्षेत्र आदि ये जो शब्द हैं ये हम संस्कृत में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग करते हैं इन शब्दों को। जैसे क्षेत्र का क्षेत्र, ठीक है, क्रिया का क्रिया, ग्रह का, और हिंदी में भी हम इनको ऐसे कैसे प्रयोग करते हैं। जो भी शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयोग करते हैं जो शब्द वो ऐसे की ऐसे ही हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, वो वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। जो संस्कृत शब्द अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो कर्ण, संस्कृत में हम कर्ण लेते हैं, कर्ण किसको बोलते हैं? कान को बोलते हैं। संस्कृत में हम कर्ण लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं हम कान। तो इसका मतलब क्या है कि जो शब्द आपके संस्कृत में जो प्रयुक्त हुए उनका जो हिंदी मीनिंग, मतलब जो हिंदी में मीनिंग लिखा जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उष्ट्र है जो संस्कृत में लिखा जाता है और हिंदी में उसको बोलते हैं ऊंट। क्षेत्र है जो क्षेत्र को हिंदी में लिखा जाएगा खेत। मयूर का मोर, सत्य का सच, ठीक है। जो ये मैंने वर्ण बोले थे कर्ण, उष्ट, ये सब क्या है? तत्सम है और इनका हिंदी मीनिंग जो भी हो गया कान, ऊंट, खेत, ये सब क्या हो गया? तद्भव हो गया। अब है देखो देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है कि देश में पैदा हुए, अर्थात बोलचाल की भाषा में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जो जैसे भी हम आपस में बातचीत करते हैं तो अपने आप हमारे मुंह से कोई भी शब्द निकल जाता है, ठीक है, जो हम अपने देश में बोलते हैं। तो ये शब्द जिनका विकास स्थानीय स्तर पर होता है, मतलब जिसका विकास सिर्फ वहीं तक ही सीमित होता है, इन भाषा से नहीं लिया, किसी भी भाषा से नहीं लिया जाता, वे आम बोलचाल में ही हिंदी में विकसित हुए। मतलब जो नॉर्मल जो हम भाषा बोलते हैं वो उसी में ही प्रयोग किए जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। मतलब किसी से भी नहीं लिया गया है, वो ना तो किसी भी भाषा से लिया गया हो, ठीक है, ना ही किसी, सिर्फ किससे हो? सीमित, स्थानीय हो, मतलब सीमित हो जहाँ पर वो बोला जाता है और हमारी बोलने में वो शब्द प्रयुक्त किया जाता है, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, थाली। अब किसी के सामने हम रोटी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। आजकल हम सब लोग क्या बोलने लगे? चपाती दे दो। तो ये नॉर्मल है। रोटी है, थाली है, पानी, पगड़ी, डिबिया, गाड़ी, ये सब क्या है? नॉर्मल है, जो हम नॉर्मल बोलचाल में उनको प्रयोग लेते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द। हिंदी का समय समय पर विभिन्न विदेशी शब्दों में संपर्क होता रहा है, उन्हीं भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर है, स्कूल है, मशीन है, स्टेशन है, गैस है आदि। ये शब्द सारे कौन से? अंग्रेजी के हैं, ठीक है। और अरबी से देखो सबूत, खबर, अखबार, शिकायत, किताब आदि, ये किसके हैं? अरबी से लिए गए हैं। तस्तरी, जरूरत, फकीर, खजाना, नमक आदि, ये फारसी के शब्द हैं। पुर्तगाली के हैं बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी आदि। तुर्की से क्या लिए गए? कालीन, लाश, सौगात, कैंची आदि, ठीक है। ये सारे शब्द किस में आएंगे? जो ये अंग्रेजी के शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली और तुर्की, जो ये सारे शब्द है सब किस में आएंगे? विदेशी शब्द में आएंगे। अब संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहलाते हैं। किससे? 2 भाषाओं के मेल से, ठीक है। किससे? 2 भाषाओं के मेल से। 2 भाषा कौन सी होगी? जैसे हवा, हवा क्या है? हिंदी का शब्द है, प्लस दार, दार किसका है? फारसी का। तो दोनों भाषा कौन सी होगी? हिंदी प्लस फारसी। हिंदी का हो गया हवा, दार हो गया फारसी।
तो हिंदी प्लस फारसी, इन शब्दों को जोड़ दिया, हवा प्लस दार, तो क्या बन गया, हवादार। ठीक है। रेल, जैसे रेल क्या है, अंग्रेजी का वर्ड है, प्लस गाड़ी, गाड़ी किसका है, हिंदी का, तो रेल प्लस गाड़ी, तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। अंग्रेजी प्लस हिंदी। ठीक है। ये आपको मैंने अभी बताया भी था कि मांग, मांग क्या है, हिंदी का वर्ड है, और पत्र संस्कृत का, तो दो भाषा होगी, हिंदी और संस्कृत, तो मांग प्लस पत्र, तो मांग पत्र। और बीमा, बीमा है अरबी का, और पॉलिसी है अंग्रेजी, तो इन दोनों को मिला दिया तो बीमा पॉलिसी बन गया। टिकट प्लस घर, तो टिकट क्या हो गया, अंग्रेजी का, और घर हो गया हिंदी का, तो ये बन गया टिकट घर। जैसे रेल है अंग्रेजी का प्लस यात्रा है संस्कृत का, तो ये बन गया रेल यात्रा। दूसरा है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि जो शब्द प्रयोग होते होते किसी विशेष अर्थ, किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर है, फल है, दूध है, पुस्तक है आदि। ये शब्द क्या है, किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं। जैसे घर है, घर निश्चित है, घर बोल दिया उसको। फल है, फल को फल ही बोलेंगे, दूध को दूध ही बोलेंगे। तो जो निश्चित हो गए हैं ना, वो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक कहलाते हैं। जैसे 2 शब्द मिला दिए, जन्म प्लस दिन, तो क्या बन गया, जन्मदिन। प्रधान प्लस मंत्री, तो प्रधानमंत्री। विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय। पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तकालय। ये सब हो गए हमारे यौगिक। तीसरा है हमारे योग रूढ़। योग रूढ़ है, ये शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ निश्चित हो गए हैं। जैसे चतुर्भुज विष्णु के लिए रूढ़ है, दशानन रावण के लिए रूढ़ है। अब जो ये शब्द हैं वो किसके लिए प्रयोग हुए, चतुर्भुज विष्णु के लिए, दशानन है जो रावण के लिए। तो इसमें यह है कि किसी विशेष अर्थ के लिए, ठीक है, जब वो निश्चित कर दिया जाता है तो उसमें वो किसमें प्रयोग किया जाता है, योग रूढ़ में। और जैसे रूढ़ में किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हो, किसी भी वस्तु के लिए वो निश्चित हो गया हो कि ये उस वस्तु के लिए, तो वो क्या हो जाता है, रूढ़ है। तो ठीक है, रचना के आधार पर कितने हो गए, 3 प्रकार में हो गए, 3 भेद हो गए। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 4 भेद हैं, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अब एकार्थक शब्द किसे कहते हैं कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, नल, कुर्सी आदि, ये हो गए एकार्थक, जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो। अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकलते हों, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंक है, अंक को हम क्या बोलते हैं, गोद भी बोलते हैं और संख्या भी बोलते हैं। कर को बोलते हैं हम हाथ भी बोलते हैं और टैक्स भी बोलते हैं। अंबर को आकाश भी बोलते हैं और कपड़ा भी बोलते हैं। मतलब एक ही शब्द के 2 मीनिंग निकलते हैं तो वो अनेकार्थक हो गया। और जिन शब्दों, एक ही शब्द का एक ही अर्थ निकलता है तो वो एकार्थक हो गया। अब है पर्यायवाची। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिन शब्द के अर्थ में समानता हो वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल है, कमल का हो गया सरोज, पंकज, नीरज। आंख का है नेत्र, लोचन, नयन। ठीक है। अब है विलोम शब्द चौथा। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत मतलब उल्टा अर्थ देते हैं। ठीक है, ये क्या देते हैं, हमेशा उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, वीर का कायर, मतलब जो उल्टा अर्थ निकलता है। ठीक है, उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अब है आपके चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर देखो शब्दों के भेद 2 हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया था कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। किस किस के अनुसार, लिंग, वचन और कारक के अनुसार। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं आता है। इस आधार पर शब्दों के 2 वर्ग
बनते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये है। अब देखो इसमें ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।